नमस्कार, मैं सत्यपाल सिंह स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सिंह। 12th क्लास 3rd यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ आर्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक फोर्स ऑन ए मून चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बावर्ट्स लॉ, फिर हमने कर लिया था जी एम्पियर सर्कुलर लॉ और उनकी एप्लीकेशंस कर ली थी। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक आर्टिकल और पेंडिंग हमारा है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सिस। हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल होगी और उसकी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लेके चलेंगे जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है और यूज करेंगे यहाँ पे बावर्ट्स का। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल मानेंगे, कॉइल ऐसे मानी गई यू, इस तरीके से। अब मैं ऐसे तो दिखा नहीं सकता, आप इमेजिन कीजिए इस तरीके से कॉइल है और ये इसकी एक्सिस है, एक ऐसी लाइन जो इसके सेंटर में से पास होती है और प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये इसकी एक्सिस है और यहाँ पे एक पॉइंट है। तो इमेजिन कर लेते हैं हम, यहाँ पे एक कॉइल है सर्कुलर, ये लीजिए, ये इसका सेंटर मान लेते हैं O और ये इसकी एक्सिस है जहां पे ये पॉइंट P ले लेते हैं हम, जिसका सेंटर से डिस्टेंस x आप मान सकते हैं। लीजिए, इस कॉइल की खुद की जो रेडियस है वो मान लेते हैं स्मॉल a है और इसमें करंट यूं चलता है, ऐसे चला हुआ है जी करंट, और जो करंट इसमें चला हुआ है उसकी स्ट्रेंथ I मान लीजिए। तो बावर्ट्स लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे हम। तो कैसे करेंगे? बावर्ट्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास एक छोटा सा करंट एलिमेंट हो। तो बिल्कुल छोटा सा करंट एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे उसकी लंबाई dl चूज कर लीजिए आप, और जब करंट एलिमेंट की डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन आ जाएगी। इसके रिस्पेक्ट में P पोजीशन का जो P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर हम R मान लेते हैं। अब हमें देखना है कि करंट एलिमेंट आइडियल और पोजीशन वेक्टर R, इनके बीच में एंगल कितना बनता है। कोयल ऐसे है, यहाँ पे करंट एलिमेंट चूज किया गया है तो इसकी डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग रहेगी, यूं बिल्कुल इस तरीके से। P पॉइंट यहाँ पे है और ये पोजीशन वेक्टर है जी हमारे पास इस तरीके से। तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन यूं आएगी इस तरीके से, ये ब्लैक मार्कर से जो दिखाई दिया है, और रेड मार्कर से पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच एंगल आपको क्लियरली दिखाई देगा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में वो एंगल 90 डिग्री होगा जी। अब बावर्ट्स लॉ कहता है कि ये छोटा सा करंट एलिमेंट यहाँ पे थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा करेगा और उसका मैग्नीट्यूड यदि मीडियम फ्री स्पेस है और सिस्टम ऐसा ही चूज किया हुआ आपने, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r square into sine of the angle between current element and the position vector। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री। तो dB is equal to mu naught I dl अपॉन 4 पाई r square। इक्वेशन फर्स्ट आप इसको बोल सकते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड आया, बट इसकी डायरेक्शन यहाँ पे बात की जाए तो डायरेक्शन हम किससे देंगे? राइट हैंड स्क्रू रूल से बताएंगे, क्योंकि आइडियल क्रॉस आर निकालेंगे हम, आइडियल क्रॉस आर, और जो आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन आएगी वही हमारे पास डीबी की डायरेक्शन होगी। तो ये डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल यूज किया जाएगा। तो एक लाइन खींच लीजिए आप, पी में से पास होते हुए कॉइल के प्लेन के बिल्कुल पैरेलल, ये लाइन, जो ये एंगल बनता है यहाँ पे, ये एंगल सपोज आप फाई मान लीजिए। तो जब हम राइट हैंड स्क्रू रूल से डायरेक्शन देखेंगे तो डीबी की डायरेक्शन आइडियल और आर दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, दोनों के परपेंडिकुलर। और जब आप राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करके डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इस तरफ डीबी की डायरेक्शन आ जाएगी इस तरीके से कि आर के साथ में एंगल 90 का है और डीएल आइडियल के साथ में एंगल कितना मिलेगा प्यारे बच्चों? 90 का मिलेगा। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल जो होगा दिस इज आल्सो फाई, क्योंकि इसका और इसका सम 90 है, इसका और इसका सम 90, तो अल्टरनेट सीधी सी बात है कि ये दोनों एंगल बराबर मिलेंगे। ये तो सिचुएशन होगी हमारे पास इस करंट एलिमेंट की। अब इसके बिल्कुल डायमीट्रिकली अपोजिट, बिल्कुल डायमीट्रिकली अपोजिट इतनी ही लेंथ का यदि हम करंट लेके चलते, इसके डायमीट्रिकली अपोजिट बिल्कुल यहाँ पे इतनी ही लेंथ का यदि करंट एलिमेंट लेके चले तो उसकी डायरेक्शन यूं आएगी आइडियल, और जब
इसके रिस्पेक्ट में हम P पॉइंट के डिस्टेंस की यदि बात करेंगे तो वो भी R ही रहेगा जी, दिस इज आल्सो R। अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई ही मिलेगा बेटे आपको। अब इतनी ही मैग्नीट्यूड का करंट एलिमेंट यहां था, इतनी ही मैग्नीट्यूड का करंट एलिमेंट यहां है। इसका डिस्टेंस भी R था, इसका डिस्टेंस भी R है। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता था, इनके बीच भी जो एंगल मिलेगा आपको वो 90 डिग्री ही मिलेगा। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसने पैदा की यहां पे, उतनी ही ये वाला भी पैदा करेगा। बट जब राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करके आप उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी और ये एंगल जो मिलेगा आपको ये फाई मिलेगा। अब यहां पे दो प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों का मैग्नीट्यूड है बराबर, दोनों का बराबर, जितना इसका मैग्नीट्यूड उतना ही इसका मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन ना तो सेम है और ना ही अपोजिट है, किसी एंगल पे है। तो हम इनको रिजोल्व कर सकते हैं। फिर जब इस डीबी को रिजोल्व करेंगे तो ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, इस डीबी का ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, चूंकि एंगल बना हुआ फाई इस साइड के साथ, तो ऊपर आएगा डीबी कॉस फाई, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरफ जो आएगा वो आ जाएगा जी डीबी साइन फाई। ऐसे इसको रिजोल्व कीजिए। इसको रिजोल्व जब करेंगे डीबी को, तो इस साइड के साथ एंगल फाई है तो नीचे की तरफ इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा डीबी कोस फाई, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा इसका वो आएगा डीबी साइन फाई। तो हमें क्या दिखाई दिया कि यहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज जो डायमीट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स की वजह से उनको रिजोल्व किया गया तो उनके कोसाइन कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका ऊपर की तरफ इसका नीचे की तरफ बराबर मैग्नीट्यूड है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दिस dB cos phi is cancelled out by this dB cos phi, बट दोनों के साइन कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आए हैं तो वो जुड़ जाएंगे। तो एनालाइज करके हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि इस करंट एलिमेंट के कोसाइन कंपोनेंट को इस करंट एलिमेंट का कोसाइन कंपोनेंट कैंसिल कर जाएगा। यहां पे अगर आप करंट एलिमेंट चूज करते यहां पे, तो इसके बिल्कुल सामने वाला जो करंट एलिमेंट है वो आपस में एक दूसरे के कोसाइन कंपोनेंट कैंसिल कर देते। यहां पे अगर सपोज होता तो यहां वाले आपस में कैंसिल कर जाए। तो निचोड़ ये निकलता है इस बात का कि इस पूरी रिंग की यदि बात की जाए तो सभी करंट एलिमेंट्स के जो कोसाइन कंपोनेंट है वो पेयर के अंदर आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, बचेंगे केवल साइन कंपोनेंट, सभी एक डायरेक्शन में आएंगे अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। यदि हम उनको जोड़ देते हैं बाय इंटीग्रेटिंग, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी। तो इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B यदि मान के चले हम है तो वो किसके बराबर आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। जितने भी dB sin phi थे हमारे पास उन सभी को हमने इंटीग्रेशन के द्वारा जोड़ दिया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए dB की, तो इंटीग्रेशन dB की वैल्यू हमें पता है म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई r स्क्वायर और इनटू है जी sin phi। अब इस वैल्यू को सोल्व करने का आपका टारगेट है और रिजल्ट आ जाएगा जी इसको सोल्व करने के बाद। तो अब हम कैसे करेंगे वो देखो बेटे, जो चीज कांस्टेंट है इस इंटीग्रेशन में उसको आप बाहर निकाल लीजिए। ये b की वैल्यू है, जो चीज इसमें कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लें। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r स्क्वायर i sin phi, ये सारी चीज कांस्टेंट है तो आप बाहर इसको निकाल सकते हैं। तो b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये भी बार इनटू sin phi भी बार, इंटीग्रेशन बचेगा केवल dl का। यदि हम सारे लेंथ एलिमेंट को जोड़ देते हैं तो ये जो रिंग लेके चले हैं या कोयल लेके चले हैं इसके सरकमफ्रेंस आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन dl की वैल्यू क्या रहेगी बेटे, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इनटू a। ये वैल्यू आप यहां पे पुट कीजिए तो b विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट i sin phi इनटू 2 पाई a अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब बात sin phi की वैल्यू पे। sin phi को डिफाइन करने के लिए हम जो ट्रायंगल बनी हुई है इनकी हेल्प ले सकते हैं। ये ऊपर ट्रायंगल देख लीजिए आप, ये मैं यहां पे इलैबोरेट करके इसको ड्रॉ कर देता हूं। ये साइड A है, ये साइड
x है, ये एंगल फाई है और ये हाइपोटेन्यूज r मैग्नीट्यूड है। साइन फाई को यदि डिफाइन करें तो साइन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर एंगल के बिल्कुल सामने होती है a अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 के सामने की जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी यानी a/r। तो साइन फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे तो क्या मिलेगा बेटे आपको b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4πr²। साइन फाई की जगह a बाय r इंटू 2πa ये आ जाएगा जी। अब यूं भी कह सकते हैं हम b इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 आगे शिफ्ट कर लीजिए 2i। अब देखना बेटा, दो तो मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, यहां पे बचता है पाई a इंटू a यानी पाई a स्क्वायर, और पाई a स्क्वायर तो इस सर्कुलर रिंग का एरिया है, क्योंकि सर्कल का एरिया था पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, इसकी रेडियस a है तो ये आ जाएगा। इसको एरिया का नाम अगर a दे के चले तो a म्यू नॉट 2ia ये ऊपर की टर्म है अपॉन 4 पाई, और नीचे देखना बेटा आर स्क्वायर था, एक आर और आ जाता तो आर क्यूब। अब बात बच गई आर की वैल्यू। राइट एंगल ट्रायंगल ये है जी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मींस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो r की यदि बात की जाए तो r इसका स्क्वायर रूट बन जाता है। तो यहां पे आप ये वैल्यू लिखें तो क्या होगा जी, हमारे पास b इज इक्वल टू म्यू नोट 2ia अपॉन 4 पाई r क्यूब की जगह स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3, तो यूं कह सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। This is the net magnetic field at a point on the axis of current carrying circular coil। इतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है मेरे बेटे। ये मैग्नीट्यूड आया, बात डायरेक्शन की। ये रिजल्ट हमने dv sin phi को ऐड करके किया है, और सभी जो साइन कंपोनेंट्स है उनकी डायरेक्शन इस एक्सिस के अलोंग है, इस एक्सिस के अलोंग इस तरफ है। तो मींस डायरेक्शन क्या रहेगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। जो रिंग की एक्सिस है उसके अलोंग ही हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे छोटे छोटे स्पेशल केस देख लेते हैं जो पॉसिबल है। सबसे पहला हमारे पास जो यहाँ पे स्पेशल केस है वो ये, यदि इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n होते हैं, एक टर्न होने की बजाय एक से ज्यादा टर्न है, और मान लेते हैं जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर हैं वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n है। सपोज स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, इतने हैं जी। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 4 5 6 10 20 कुछ भी। तो ये रिजल्ट n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नोट 2nia अपॉन 4 पाई इनटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। और एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल के तरीके से काम करती है, क्योंकि करंट कैरिंग लूप में एक फेस नॉर्थ पोल का काम करता है और एक फेस साउथ पोल का काम करता है। याद रखने का तरीका, जिस फेस पे करंट एंटी क्लॉकवाइज चलता है, कैसा चलता है बेटे, एंटी क्लॉकवाइज, वो हमेशा काम करता है नॉर्थ पोल का, और जिस पे चलता है क्लॉकवाइज करंट वो हमेशा काम करता है साउथ पोल का। तो यानी एक मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। और एक करंट कैरिंग लूप जिसका फेस एरिया a हो, करंट I चलता हो, नंबर ऑफ टर्न्स n हो, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m होता है NIA के बराबर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड में जो मिलेगा वो NIA के बराबर मिलेगा, और डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। यहां पे यदि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट की बात करें तो देखना बेटा NIA है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, एक संख्या है, कोई यूनिट नहीं है। आगे करंट है, करंट तो एम्पियर में मेजर किया जाता है, और आगे एरिया है, एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर बन जाती है। तो इस NIA की जगह आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m लिख सकते हैं। तो b कितना आ जाएगा बेटे, म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई
x square plus a square whole power 3/2. This is the net magnetic field intensity at the axis of coil when it have n number of turns. जब इसके अंदर n number of turns है और डायरेक्शन क्या रहेगी along the axis of ring. सेकंड स्पेशल केस, सेकंड ये कर सकते हैं यदि इसमें n टर्न्स है, कितने हैं n टर्न्स, बट जो ये पॉइंट है उसका डिस्टेंस रेडियस के मुकाबले बहुत कम है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, गलती मानता हूं। मान लेते हैं कि जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस इस रेडियस के मुकाबले बहुत ज्यादा है, मींस x इज ग्रेटर 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 देन a, तब आप x स्क्वायर के अंदर a स्क्वायर चाहे ऐड कीजिए या ना ऐड कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई। देखना x स्क्वायर में ये ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यू है x की, तो इसलिए x स्क्वायर की पावर 3/2, तो सिंपली बचेगा बेटा x क्यूब। लो बेटा जी, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। थर्ड स्पेशल केस, व्हेन पॉइंट इज एट सेंटर, पॉइंट इज एट सेंटर, यदि ये P पॉइंट यहां पे होने की बजाय सेंटर पे होता, यहां पे होता, तो सेंटर से जो उसका डिस्टेंस हो जाता वो 0 बढ़ जाता, फिर x की वैल्यू 0 हो जाती। और यदि x की वैल्यू 0 है तो यहां पे आप पुट कीजिए x की जगह 0, जैसे ही आप पुट करेंगे तो B कितना आएगा भाई, म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई, और यहां पे बेटा 0 तो a स्क्वायर की पावर 3/2, तो यानी a क्यूब। ये वही रिजल्ट है जो करंट कैरिंग कोयल के सेंटर के ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था, वही रिजल्ट ही आ जाता है। तो इसका मतलब हमने जो किया है आर्टिकल वो बिल्कुल सही है, पड़ताल भी हो जाती है, जांच भी होगी जी। तो इन दिस वे ये था जी बेटा इस आर्टिकल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है अपने आसपास में आपकी जितने भी संगी साथी हैं, मित्र हैं जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, किसी टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो उनके साथ वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मैं वादा करता हूं आपसे कि ये कोर्स कंटिन्यूटी में चलता रहेगा और जितना हमारे को आता है वो सारा का सारा आपके साथ शेयर करने का प्रयास होगा जी हमारा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, और कल हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, बी चैप्टर 3rd यूनिट। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग। थैंक्स अ लॉट।